हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10th की। आज हमारा जो कारवा पहुंच चुका लेक्चर 2 पे। आशा करते हैं आपने लेक्चर 1 देखा होगा और चीज़ें समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करके उससे रिलेटेड नोट्स को ले सकते हैं, है ना। आप प्ले स्टोर पे जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, केजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके अंदर आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए, ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। हमको आज जो जो टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो समझ लीजिए क्या क्या है। टोटल 6 टॉपिक पढ़ना है। 6 टॉपिक, घबराइए नहीं कि सर इतना ज़्यादा टॉपिक, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट, क्यों, काहे, कैसे, ये सब के बारे में पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वैसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट नीड को भी पूरा करे और फ्यूचर नीड को भी पूरा करे, ठीक है। और ये कब आया, थ्योरी कहाँ से आया, ये सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। रियो डी जेनेरियो समिट, अर्थ समिट हुआ था बेसिकली 1992 में। कहाँ पे? ब्राज़ील के अंदर। हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉवर्टी हो रहा है, डिजीज़ हो रहा है, उसके ऊपर हमारा अर्थ को कैसे बचाना है, समझ लीजिए मोटे तौर पे। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम मार्स पे जीवन तलाश रहे हैं, है ना। हम मून पे जीवन तलाश रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो जीवन है उसको हम सही करने के चक्कर में नहीं है। जिस तरह हमारे पास और भी जैसे हम लोग होता है कि जो हमारे पास चीज़ होता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको अच्छा करने के चक्कर, उसको अच्छा नहीं करते, हम दूसरा चीज़ को और हम ये करना चाहते हैं। सेम चीज़ है, पूरा विश्व इसी के चक्कर में लगा हुआ, मार्स पे जीवन है कि नहीं इसको देखने में। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा पृथ्वी पे जीवन कैसा है। अभी भी ऐसा तबका है जो भूख से मर जा रहा है, ठीक है। तो उसको खाना पहुँचाइए, फिर तो मार्स पे पहुँच ही जाएंगे हम लोग। उसके बाद है रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है ना, कि कैसे रिसोर्स को प्लानिंग करें। और किसी रिसोर्स ही प्लानिंग नहीं होता, बेसिकली जो भी आप चीज़ करते हैं उसके ऊपर प्लानिंग किया जाता है ना। प्लानिंग करने से क्या होता है, आप चीज़ों को ढंग से यूज कर पाते हैं और पर्याप्त मात्रा में, कि आपको पता है कि अच्छा आज हमको इतना ही खर्च करना होगा, नहीं तो हमको कल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं कि आपके पास चीज़ें हैं कितना, तो आप अच्छे ढंग से यूज़ नहीं कर पाइएगा। तो रिसोर्स प्लानिंग होता है, रिसोर्स का प्लानिंग, ठीक है। और आपको पहले क्लास में मैंने बताया था कि रिसोर्स जिस देश में सबसे ज़्यादा होता है उस देश सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है। जनरली यही होता है। कभी कभी कंडीशन में रिसोर्स होने के बावजूद देश डेवलप नहीं होता है, स्टेट डेवलप नहीं होता है। हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्टेट है भारत के अंदर जो कि रिसोर्स है उसके पास बहुत, लेकिन वो डेवलप की श्रेणी में नहीं है, इकोनॉमिक बैकवर्ड की श्रेणी में आता है। तो कौन कौन ऐसा है, या हम ये भी क्वेश्चन देखेंगे कि कौन ऐसा स्टेट है जो कि रिसोर्सेज नहीं है फिर भी वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, क्यों है वो भी उसका रीज़न पूछता है। क्यों, ये तो बताइए, पहले नाम बताइए, फिर क्यों है ये भी बताइए। बड़ा लफड़ा वाला काम है, नाम तो बता दे लेकिन क्यों क्यों क्या है देखेंगे वो भी चीज़ को। फिर उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के अंदर कैसे किया जा रहा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अरे बाहर जो चीज़ बाहर में हो रहा है वही चीज़ इंडिया में हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि रिसोर्स प्लानिंग अलग हो जाएगा। कंजर्वेशन थोड़ा तरीका चेंज हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन मतलब रिसोर्सेज का बचाना, ठीक है ना। प्लानिंग करेंगे तो रिसोर्सेज बचेगा तो फ्यूचर में यूज करिएगा, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता, मान लीजिए आपको पानी बचाना है तो आप 5 दिन तक नहाए नहीं, ठीक है, ये कंजर्वेशन नहीं। कंजर्वेशन का मतलब आप जो यूज कर रहे हैं वेस्टेज नहीं होना चाहिए, है ना। आपका जितना ज़रूरत हो वो तो यूज़ करिए ही, लेकिन वेस्टेज मत करिए। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक है आज का डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उसको देखते हैं। चलिए, क्या है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है ये चीज़ को समझिए। और क्या होता है, मतलब कि आपको पता है रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास वो क्वांटिटी है। अब रिसोर्सेज के बारे में हमने कल बताया था कि रिसोर्सेज वैसा चीज़ जो आपकी नीड को पूरा कर सके, ग्रीड को नहीं। महात्मा गांधी ने लाइन बोला कि अगर इस धरती के पास इतना है कि आपकी नीड को पूरा कर सकता है, ठीक है ना, मतलब आपकी नीड को पूरा कर सकता है लेकिन आपकी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता। ये महात्मा गांधी का लाइन था, ठीक है ना। विच सेटिस्फाई योर नीड्स बट नॉट योर ग्रीड। तो जब हम बहुत ज़्यादा लालची ढंग से हम ये खर्च करते हैं तो हमें बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये मेजर प्रॉब्लम्स है जो कि रिसोर्सेज के अंदर भी देखा जाता है। वो पहला प्रॉब्लम क्या है, तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज।
मतलब रिसोर्सेज का कमी होना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग इसको क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हैं, है ना। इसको एज अ ग्रीड के रूप में देख रहे हैं, लालच के रूप में दे रहे हैं। क्यों? वो सोच रहे हैं ये फ्री मिला है, ये नेचर का हमारा फ्री गिफ्ट है, इसको जितना मन करे उतना, मैंने बाप का राज है ना, बोलते हैं वैसा टाइप का। तो मतलब फ्री मिल रहा है तो बिल्कुल यूज किए जा रहे हैं कि ख़त्म थोड़ी होगा। जैसे इसी की तरह बोल बोल के पानी को ख़त्म कर दिया सब, है ना। पानी के लिए क्या बोलता था, अरे यार यहाँ पानी का कभी की दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आज जो स्थिति है, कंडीशन बहुत भयावह है। आपको पता होगा, मैंने बताया था कि 3 फीट से लेकर 30 फीट तक हर वर्ष पानी अलग अलग क्षेत्रों में नीचे जा रहा है। मतलब 1 मीटर से लेकर 10 मीटर तक, मैंने ये इंजीनियरिंग के टाइम पे इस पर रिसर्च किया था। उसमें देखा था कि 1 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक हर अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में पानी, ग्राउंड वाटर जो हमारा नीचे आ रहा है। और चूंकि हम लोग ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, अल्टरनेटिव सोर्स हमारा है, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज ये है कि ज़्यादा अमाउंट में अपनी चीज़ों को यूज करना, तो क्या होगा, चीज़ें खत्म होते जाएगी, तो वो हो गया डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स। ये मेजर प्रॉब्लम पहला। दूसरा क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूमुलेशन मतलब एक ही व्यक्ति के पास, एक अलग एक तबका के पास, एक बड़े वर्ग के पास एक ही सब चीज़ का होना, मतलब एक एक्यूमुलेट कर जाना, है ना। तो जो रिचर क्लास है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है और जो पुअर है उसके पास कम है। ये हो गया एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक तबका के पास रिसोर्सेज का ज़्यादा होना और एक तबका के पास रिसोर्सेज का कम होना। उसके बाद क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब अंधाधुन किए जा रहे हैं, बिना मतलब के जैसे मन वैसे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पेट्रोल सस्ता है, पूरा घर में, मतलब घर में एसी नहीं लगा के गाड़ी का ही एसी ऑन करके सो गया आराम से, ठीक है। तो ये हो गया। इससे क्या फ़र्क हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के बाद आपको जो ओजोन लेयर में जो ये हो रहा है डिप्लेशन, वो भी हो रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल कॉज इसके कारण बहुत ज़्यादा हो रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब लेवल ज़्यादा हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्रेशन, मतलब क्या करें, अंधाधुन यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, खूब बहुत क्वांटिटी में। ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट में क्या योगदान है, मतलब आदमी क्या कर रहा है, उसको एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ले रहा है रिसोर्सेज को, तो उसको तरह पे वो क्या चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज और इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई होगी। तो क्या करते हैं आगे, मतलब तो जब इस तरह से यूज हो रहा है तो आपको ज़रूरत क्या है कि हम कैसे इसको ढंग से यूज करें। मतलब आप देख रहे हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम चीज़ों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें, है ना, ताकि हम प्रेजेंट में भी यूज करें और फ्यूचर में भी यूज करें। और ये थ्योरी क्या कहलाता है, ये थ्योरी कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। टू सेटिस्फाई द प्रेजेंट नीड्स एंड फ्यूचर टू, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कब आया था, आप पेज नंबर खोलिएगा, पेज नंबर 5 लैंड रिसोर्सेज के ऊपर देखिए। लैंड रिसोर्सेज के ऊपर आप पढ़िएगा 1 2 3 4 5 6 7वें लाइन से। The seminal contribution with respect to resources conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987. This report introduced the concept of sustainable development. कौन सा रिपोर्ट, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर हम लिख ले रहे हैं, है ना, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक। ये कब की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं 1987 को। ये क्या इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूसेस दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को। और मैंने क्या बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कि वैसा कॉन्सेप्ट जिसके तहत आप प्रेजेंट में भी चीज़ों को यूज कर पाइए और फ्यूचर में भी यूज करिए। तो आपकी प्रेजेंट नीड को भी पूरा करे एंड फ्यूचर नीड को भी पूरा करे, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। विच सेटिस्फाई योर प्रेजेंट नीड एंड फ्यूचर नीड टू। क्लियर है, ये आ गया होगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और केवल ऐसा नहीं कि प्रेजेंट को सेटिस्फाई करे, फ्यूचर नीड को भी सेटिस्फाई करे, साथ ही साथ
आप जो तरीका अपनाए हैं वो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करे। ठीक है, मतलब ऐसे भी कॉमन सेंस है, आपकी मम्मी पापा आपको शिक्षा क्या देते हैं कि तुम अपना ग्रोथ करो, किसी का हार्म नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ। सेम चीज़ है, हम किसी को नुकसान, मतलब यहाँ पे किसी को कौन है, तो इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए हुए हम प्रेजेंट नीड को भी हम पूरा करेंगे और जो फ्यूचर नीड है उसको भी हम पूरा करेंगे। ये कहलाता कंसेप्ट जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा, आपका हेडिंग भी वो देखा, आप एक एक लाइन बुक का पढ़ना है, हर लाइन इसका इंपॉर्टेंट है आपका, एनसीईआरटी का, इस बुक का खासकर ज्योग्राफी का हर लाइन इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया है ना। ब्रंटलैंड कमीशन लाया था, है ना, 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन लाया था 1987 में। ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, चलिए अब क्या है, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट, रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट, इसको देख लीजिए। चलिए देखिए, रियो दी जेनेरियो समिट अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, ये क्या था, बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि किस पे था, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर था। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। कब हुआ था, तो जून 1992 में। मतलब कि यूनाइटेड नेशन अलग अलग देश के लोग मिले थे उस समय, कहाँ पे, रियो दी जेनेरियो, जो कि कहाँ पे है, ब्राज़ील में। कब मिले थे, जून में। और अगर एग्जैक्ट डेट जानना चाहते हैं तो 3 जून से 14 जून तक का मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग में डिसीजन क्या था, जो टारगेट क्या था, कि कैसे हम इन्वायरमेंट और को हम प्रोटेक्ट कर सके और उसको डेवलप कर सके। ठीक है, तो उसके यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में बेसिकली चर्चा हुआ था। ये पहला अर्थ समिट था, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, व्हेन वाज फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड, कब हुआ था फर्स्ट अर्थ समिट, तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, तो वो जून 1992 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो रियो दी जेनेरियो में। कहाँ पे है वो, ब्राज़ील में है। ठीक है, ये किसका मीटिंग था, UNCED का, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर था। ठीक है, क्या था इसका मोटो, बेसिकली क्या था कि जो प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जो हमारा समाज है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली करना, है ना, क्योंकि हमारा पॉवर्टी से लोग जूझ रहा है उसको अच्छा करना, डिजीज से जूझ रहा है उसको अच्छा करना। ठीक है, और ये कहाँ पे, केवल एक लेवल पे क्या, नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल, पूरे विश्व स्तर पे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का तो कॉमन सेंस की बात है, यूनाइटेड नेशन का है तो पूरे विश्व लेवल की बात कर रहा है। और लीडर्स क्या साइन किए, लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सब चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिक्लेरेशन साइन हुआ कि सब इस बात को फॉलो करेगा। ठीक है, जिसका नाम बाद में क्या चीज़ दिया गया, एडॉप्टेड एजेंडा 21। एजेंडा 21 ही क्यों, क्योंकि 21वीं सदी 21st सेंचुरी हमारा कैसा हो उसके ऊपर इस पर बात हो रही थी, तो इसलिए एजेंडा 21 कहते हैं। इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये एजेंडा 21 क्या बताया, ग्लोबल फॉरेस्ट 21। अगर हम एजेंडा 21 के ऊपर हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि राइट शॉर्ट नोट्स एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 क्या था, एक मीटिंग हुआ था जिस मीटिंग के तहत ये डिसाइड किया गया था। आप देखिए अपना एजेंडा 21 पेज नंबर 3, हेडिंग है, इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। मतलब क्या हुआ, एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था पूरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ, कहाँ पे, कब, किस मीटिंग में, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में। कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ये पहला आपका लाइन। उसके बाद इसमें क्या था आगे, इसका एम क्या था, विच टुक प्लेस, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक लाइन की बात अगर बात करें तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना था, हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था उसको भी प्रोटेक्ट करना था, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, पूरे विश्व का जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल है। उसके बाद है एक ये भी एजेंडा था, इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंट डैमेज, मतलब युद्ध लड़ने की बात कर रहा है एक तरह से। युद्ध किससे लड़ना है, जो इतना डिजीज़ हो रहा है उसको, उससे हमको युद्ध लड़ना है। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब सबकी भागीदारी लेकर, सबका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर, सबका विचार लेकर हमको इस पे युद्ध स्तर पे लड़ना है। पूरे विश्व में जो बीमारी फैल रही है,
पूरे विश्व में जो भूखमरी है, पूरे विश्व में जो अंडर डेवलपमेंट है, उसके ऊपर हमको सबको साथ सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस पे ये मीटिंग हुआ था एजेंडा 21। और इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, क्या था? एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। मतलब इसमें अपना, आपके देश में क्या चीज़ का ज़रूरत है, आपके देश में किस पे सबसे ज़्यादा, मान लीजिए आपके देश में पानी की किल्लत नहीं है, लेकिन आपके देश में पेड़ की किल्लत है, तो आपका टारगेट किस पे होगा? पेड़ पे होगा। पूरा विश्व पानी पे काम कर रहा, आपको पेड़ पे काम करना। तो ये लोकल गवर्नमेंट को, मतलब लोकल गवर्नमेंट यहाँ से वो पंचायत वाला नहीं, लोकल मतलब एक देश की गवर्नमेंट को अपना आज़ादी दे दिया कि आप इस पे अपने से स्वतः आप सोचिए कि आपके यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना है, ठीक है ना। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोकल स्तर पे, और कॉमन सेंस है, जब हमारा गांव अच्छा होगा तो शहर अच्छा होगा, जब हमारा शहर अच्छा होगा तो हमारा देश अच्छा होगा। उसी तरह जब कोई एक देश अच्छा होगा तो पूरा विश्व अच्छा होगा। उसको देख करके आप चीज़ों को कॉपी करते हैं। तो ये था आपका एजेंडा 21। आई होप सो समझ में आया होगा। एजेंडा 21 में जो मुख्य 5 बातें क्या है कि ये मीटिंग हुआ था किसके बीच? UNCED, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इस पर मीटिंग हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रियो दी जेनेरियो, ब्राज़ील के अंदर। कब हुआ था? 1992 जून में, ठीक है ना। इसका मोटो क्या था? तो अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्या एजेंडा था कि हम जो डिजीज़ है उसके ऊपर काम करें, जो हमारा पॉवर्टी है उसके ऊपर काम करें, हमारा ग्लोबल पीस कब आएगा? जब सब सही रहेगा, सब स्वस्थ रहेगा, है ना। तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन है, इस सब पे काम किया था। और साथ में एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोकल गवर्नमेंट कैन मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो एजेंडा 21 क्यों? क्योंकि ये 21st सेंचुरी के ऊपर बात कर रहा है कि हमारा 21वीं सदी, अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो हमारा कमिंग सेंचुरी है, जो 21वीं सदी है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ को आप बेहतर ढंग से चलाने के लिए आपको प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत एक अपने आप में एक बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत ही आवश्यक है। आप रिसोर्स प्लानिंग देखिएगा। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहाँ पे ऐसा नहीं कि मिनरल रिसोर्सेज, कोई भी चीज़ आपके पास ही, मान लीजिए अभी चावल है, ठीक है, कोई भी सामान है, तो आप उसका जुडिशियस यूज़ करने का मतलब क्या? वाइजली यूज़ करते ताकि उसको हम लॉन्ग रन तक यूज़ कर पाए, है ना। तो किसी चीज़ को वाइडली यूज़ करने के लिए, मतलब लॉन्ग रन तक यूज़ के लिए आप वाइजली यूज़ करते हैं, मतलब बहुत चतुराई से यूज़ करते हैं कि इसको अच्छा हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे। जैसे कॉमन से आप जब छोटे थे, आप किए होंगे कि नहीं, हम लोगों ने तो किया था कि जो मिठाई मिलता था खाने के साथ, तो हम लोग उसको बाद में खाते थे। हो सकता है छोटा वाला भाई आके उसको पहले ही खा जाए, उसके मारपीट अलग हो, लेकिन हम लोग जो अच्छा चीज़ होता है तो उसको लास्ट में खाते थे। ये क्या हुआ? रिसोर्सेज को प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको पहले किसको खाना है। अगर मेरे साथ 5-6 आइटम, आप ही के सामने 5-6 आइटम हो जाता है, आप पहले डिसाइड करते पहले इसको खाना है कि पहले इसको खाना है ना। मान लीजिए गोलगप्पा आ गया, फिर लेज आ गया, तो आप फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, यार गोलगप्पा या लेज, गोलगप्पा या लेज। फिर बोलते अच्छा गोलगप्पा खा लेते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, लेज तो पैकेट में है, वो ठीक रहेगा, है ना। तो ये रिसोर्स की प्लानिंग करना हुआ ताकि आप चीज़ों को वाइजली यूज़ कर सके, जुडिशियस ढंग से यूज़ करते, लॉन्ग रन तक यूज़ करने के लिए। चूँकि इंडिया बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, इसलिए इसको यूज करना बहुत, यहाँ पे प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है। आप अंडरलाइन करिएगा पेज नंबर 4, देयर आर रीजन्स, पेज नंबर 4 पैराग्राफ फर्स्ट लाइन नंबर 2, देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट सम अदर रिसोर्सेज। हमारा वैसा रीजन्स है जहाँ पे क्या है, पहले अंडरलाइन कर लीजिए, फिर उसका दूसरा लाइन, देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसीडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद तीसरा अंडरलाइन करिएगा, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट, अरुणाचल प्रदेश abundance of water resources but lack in infrastructure development, the state of Rajasthan is very well endowed with the solar and wind energy but lack in water resources, the cold desert of Ladakh is really isolated from the rest of the country, it has very rich cultural heritage but it is deficient in water infrastructure and some vital minerals। अरे प्लानिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? कि जब आपके पास चीज़ें ढंग से नहीं हो, आपके बहुत मात्रा में है तो लीजिए खा जाइए, ख़त्म कर लीजिए। प्लानिंग कहीं है कहीं नहीं है। आपने देखा, आपने अंडरलाइन किया कि कुछ ऐसा कंट्री, मतलब कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे कोई रिसोर्सेज है, सम रिसोर्सेज अवेलेबल और सम रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा जगह है, कुछ ऐसा जगह पे है जहाँ पे रिसोर्सेज है
बट कुछ ऐसा जगह पे है जहाँ पे रिसोर्सेज एब्सेंट है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा जगह पे जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है, सम रिसोर्सेज आर नॉट, और कुछ ऐसा जगह पे है जहाँ पे रिसोर्सेज है और कुछ ऐसा जगह जहाँ पे रिसोर्सेज ही एब्सेंट है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाया गया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीन ऐसा जगह पे है, ये तीन ऐसा जगह है जहाँ पे क्या है कि आपको मिनरल्स है, कोल डिपॉजिट्स है, रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। ठीक है, उसी तरह आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या चीज़ है, वाटर है, मतलब वाटर भी तो रिसोर्सेज ही है। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, तो आपने देखा फिर राजस्थान के अंदर विंड और सोलर है। ठीक है ना, उसी तरह लद्दाख के अंदर बहुत ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज है ना, तो कल्चरल रिसोर्सेज है। लेकिन देख रहे एक ही तरह का रिसोर्सेज, दूसरा रिसोर्सेज एब्सेंस है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा कि क्या है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर मिनरल्स और कोल डिपॉजिट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर वाटर है, लेकिन इस सब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है। आप ये सब, ये बैकवर्डली इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। आपने देखा राजस्थान के अंदर ये है विंड और वाटर है, लेकिन वहाँ विंड और सोलर है, लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं है। लद्दाख के अंदर कल्चरल है, लेकिन ना तो वहाँ पे ये मिनरल्स रिसोर्सेज है, ना वाटर रिसोर्सेज है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्या देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे रिसोर्सेज है, लेकिन कोई रिसोर्सेज ही गायब है। तो अब इस ढंग के कंट्री, मान लीजिए ऐसा डाइवर्स ये है, तो ये पता चले ये पूरा यूज़ कर लिया, ये यूज़ नहीं कर पाएगा। वाटर यहाँ है तो केवल अरुणाचल प्रदेश वाटर यूज करेगा, राजस्थान वाला नहीं करेगा। इसको बैलेंस्ड करने के लिए ज़रूरत क्या पड़ती है, तो रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो लास्ट लाइन अंडरलाइन कर, दिस कॉल फॉर द बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड द लोकल लेवल्स। इसके कारण क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम रिसोर्सेज को बैलेंस करें। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों का नहीं है ना। तो रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। अब रिसोर्स प्लानिंग इंडिया के अंदर कि जब भी रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज तो होगा। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है एंड यू आर प्लानिंग टू बाई अ सूट, ड्रेस, समथिंग एल्स। तो आपके पास पैसा नहीं तो क्या प्लानिंग करते हैं क्या? कभी नहीं करते होंगे। तो पैसा होता है तब आप प्लानिंग करते हैं कि कितना पैसा, पहले हम चेक तो कर ले, उसके हिसाब से हमको फ्रॉक खरीदना है या सूट खरीदना है या शर्ट पैंट खरीदना है या जूता खरीदना है या छाता खरीदना है। ठीक है, तो आप पैसा पहले चेक करते, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ये खरीदने वाला बात हो गया। मान लीजिए आप फिर कहीं मार्केट जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो आप पहले चेक करते कितना पैसा है। अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा हुआ तो आप कुछ और खाते हैं, कम पैसा हुआ तो जाके समोसा खा लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं आप अपना रिसोर्सेज को देख करके। तो उसी तरह तो सबसे पहला पॉइंट होगा, जो सबसे पहला पॉइंट होगा रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, क्योंकि ये इजी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल प्रोसेस, इतना आसान नहीं है कि हम रिसोर्सेज का पता लगा लें। तो सबसे पहले हमारा क्या है रिसोर्स प्लानिंग के अंदर कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। सबसे पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। क्या चीज़ का आइडेंटिफिकेशन और क्या चीज़ का इन्वेंट्री? तो सबसे पहले इन्वेंट्री टर्म आपके लिए हो सकता है बहुतों के लिए नया हो, वो चीज़ को समझ लीजिए। इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट बनाना। पहले लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रिसोर्सेज है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो रिसोर्सेज को हम लिस्ट बनाएंगे। तो पहले हम गए, हम देखे आइडेंटिफाई कि अच्छा ये चीज़ है तो हम ये चीज़ ढूंढे, है ना। तो वो ढूंढे फिर उसको इन्वेंट्री मतलब लिस्ट बनाना, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री की सबसे पहला। उसके बाद आप लिस्ट बना लिए कि ये चीज़ है, आइडेंटिफाई करके आपने लिस्ट बना ली कि ये रिसोर्सेज है यहाँ पे। अब प्लानिंग की बात आती है, तो रिसोर्सेज की आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद क्या ज़रूरत है कि प्लानिंग करे, प्लानिंग स्ट्रक्चर करे कि किस टेक्नोलॉजी का, किस स्किल का और क्या क्या ज़रूरत है उसके लिए। तो अब आता है प्लानिंग स्ट्रक्चर, है ना, प्लानिंग स्ट्रक्चर। तो प्लानिंग स्ट्रक्चर क्या चीज़ करता है कि हम
कौन सा स्किल यूज करें। जैसे हमको पता चल गया वहाँ मान लीजिए आपके घर के नीचे सोना दबा है, हमको ये पहला आइडेंटिफाई किए, इन्वेंट्री किए। इन्वेंट्री मतलब कितना क्वांटिटी सोना है। मान लीजिए आपके उसके नीचे 100 मीटर नीचे एक 500 ग्राम या 250 ग्राम सोना बचा, 250 ग्राम सोना है, तो क्या कोई निकालेगा क्या? क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि उसको निकालने का खर्च ही मान लीजिए 1 लाख रुपया से ज़्यादा आ जाए, या मतलब 1 लाख करे 10 लाख आ जाए, तो आप बोले दूर यार, इतना पैसा खर्चा करके 250 ग्राम ही सोना या 100 ग्राम ही सोना। तो कितना क्वांटिटी है ये भी डिपेंड करता है। साथ साथ मैंने बताया था केवल क्वांटिटी ही नहीं डिपेंड करता है, उसका क्वालिटी भी डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसा है। ठीक है, तभी जाके आप उसको नीचे से निकालते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों के बाद ये तो इन्वेंट्री हो गया कि क्वांटिटी और क्वालिटी का। ये तो इन्वेंट्री आपने आइडेंटिफाई किया, इन्वेंट्री लिस्ट बना लिया। अब आपको बारी आता है इसको निकालने के लिए, तो क्या आपको स्किल चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट चाहिए जो इस पे काम करेगा। ठीक है, तो वही हो गया प्लानिंग स्ट्रक्चर। इन्वेंट्री के बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर। जब प्लानिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो लास्ट में क्या आ जाता है, अब ये तो प्लानिंग हो गया, स्ट्रक्चर बना दिया कि आप ये चीज़ ढंग से इसका ये लोग निकालेगा। अब तीसरा बात करते क्या कि हम मैच करते हैं कि जो हमारा प्लानिंग हो रहा है, जो हमारा प्लानिंग किए हैं वो क्या हमारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को मैच करता है या नहीं करता है। अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो हम तीसरा क्या किए, मैचिंग द प्लानिंग विथ आवर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है ना, मैच किए कि जो हम प्लान किए हैं, जो हमारा प्लानिंग स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो हमारे देश को तो नुकसान तो नहीं होगा। अगर नुकसान नहीं होगा तब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने प्लान किया ये चीज़ हम खरीदेंगे, अगर उसको लगेगा कि नुकसान आपको होगा तो वो चीज़ खरीदिएगा क्या? आपको लगता है कि मान लीजिए आप घर ही खरीद के ला रहे हैं तो आप घर पर कुटाई खाइएगा, तो आप कभी खरीदिएगा क्या? तो ये प्लानिंग किए, है ना। फिर आपने प्लानिंग स्ट्रक्चर को अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से आपने मैच किया, क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल है? तो फ्रूटफुल है तभी आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। अब इंडिया ऐसा नहीं कि ये पहले इंडिया 5 ईयर जब देश आज़ाद हुआ था तभी से रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर काम कर रहा है। अलग अलग आपने देखा होगा, एग्रीकल्चर पे काम किया, हाई यील्ड सीड्स आया, फिर आपने देखा कि एजुकेशन पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, हर चीज़ों पे इंडिया काम कर रहा है शुरू से ही 5 ईयर प्लान से हमारा। ठीक है, और किसी भी देश का या किसी भी जगह का जनरली की बात कर रहे हैं, हमेशा कंपलसरी नहीं है। किसी भी देश का जनरली क्या होता है कि जहाँ पे अगर रिसोर्सेज होगा तो उसको डेवलप्ड के तौर पे देखा जाता है कि जहाँ रिसोर्स होगा, रिच रिसोर्स होगा, उसको डेवलप्ड वो जो एरिया होगा वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है। ठीक है, लेकिन मैंने पहले क्लास लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बोला कि ऐसा एरिया बताइए, आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स एंड सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स। मतलब का आप नाम बता सकते हैं वैसा, और क्यों है ये भी बताना क्यों है। तो आप क्या नाम बता सकते हैं जो कि एक वहाँ पे रिच रिसोर्स है, ठीक है ना, मतलब रिसोर्स है रिच रिसोर्स है, लेकिन वो क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अभी तो सर आप बोले थे कि जहाँ पे रिसोर्स रिच होगा तो इकोनॉमिकली साउंड होगा, ये आप क्या बोल दिए? तो यही तो पूछ रहा है, अगर वो चीज़ पूछता तो सब हो जाता। ये जो एक्सेप्शन होता है हमेशा वही क्वेश्चन आता है। और रिच ये पुअर रिसोर्स है, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है लेकिन वो इकोनॉमिकली क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। तो इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं, आपने देखा था छत्तीसगढ़ आपको पता है बहुत बैकवर्ड है लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज है। मध्य प्रदेश अगेन बैकवर्ड है लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज है। झारखंड अगेन रिसोर्सेज है लेकिन बैकवर्ड है। तो क्या रीज़न है? अरे कुछ नहीं समझ में आया, तो ये एरिया देखिए सब क्या है, एसटी का है, मतलब ट्राइब्स का है, तो ट्राइब्स है। तो ट्राइब्स क्या है, अनएजुकेटेड है भाई, ट्राइब्स आर अनएजुकेटेड, तो इसको स्किल नहीं पता है कि उसको कैसे हम काम करें, ठीक है ना। तो अनएजुकेटेड है, नॉट नो या नॉट फैमिलियर अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, ठीक है।
तो ये इसका रीज़न हो गया। अब उसी तरह इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, जो पुअर है, जैसे महाराष्ट्र में रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, गुजरात, यहाँ भी रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। तो क्या रीज़न है कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है? तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न क्या है? ये कैसा हब है? बिजनेस हब है। यहाँ पे ही ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, ठीक है, पोर्ट्स है, ये सब रीज़न है। यहाँ पे इंडस्ट्री है, ठीक है, एजुकेटेड लोग है, टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ है इसका, जिसके कारण हम लोग ये एरिया स्ट्रॉन्ग है। तो आपको रीज़न भी समझ में आ गया, एरिया भी समझ में आ गया। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। हमारा लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें हम, तो हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल 4-5 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और लैंड रिसोर्सेज के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि फिर मिलेंगे, सुरक्षित रहेगा तभी तो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।